कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक बालक जब स्कूल जाता था तब उसके हाथ में मोबाइल नहीं होता था। लेकिन जब घर वापस आता था, चाहे दिन हो या रात हो, जब देखो तब उसके हाथ में मोबाइल रहता था। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं उस बच्चे से कि बेटा तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, क्या करते रहते हो। वो कहता है कि कभी कभार तो मैं कार्टून देख लेता हूँ, बाकी समय में स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई का काम देते हैं, उसको करता रहता हूँ। अब एक दिन उसके माँ बाप ने स्कूल में बातचीत करने की कोशिश की कि क्या आप कोई ऐसा काम देते हो जो बच्चों को स्कूल का मोबाइल में देखना पड़ता है। तो स्कूल वालों ने साफ साफ मना कर दिया, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तभी माँ और बाप को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने बेटे के हाथ से, खासकर माँ ने एक दिन अपने बेटे के हाथ से मोबाइल छीन लिया। जैसे ही माँ ने मोबाइल छीना, उसने कहा कि अब बस तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताबों से करोगे, बाकी मोबाइल तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी, बेटे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी माँ का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद वो तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी माँ के हाथ से मोबाइल नहीं छूट जाता है। आखिरकार माँ भी घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये इतना जिद्दी क्यों हो रहा है कि बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकता। तभी उसने इससे पहले कि कुछ बात आगे बढ़ती, लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद अखबारों में खबर प्रकाशित होती है। इस खबर को पढ़ने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुर्खियां बन जाती है। चौक चौराहे हो या फिर चाय की दुकान हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, हर जगह बस इसी बात पर खबर चल रही थी कि कक्षा 6 के उस बालक ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ की एक तहसील लगती है जिसका नाम है मोहनलालगंज, और इसी तहसील का एक गांव लगता है धनुआ साड़। बात कर रहा हूं 15 सितंबर 2025 की सुबह, लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति, इसका नाम सुरेश चंद यादव होता है, जो पेशे से किसान होता है, अपनी पत्नी विमला से कहता है कि विमला, बच्चों की फीस भी जमा करनी है और तुम्हारे लिए दवा भी लेके आनी है। मैं 10 या 20 हजार रुपए के आसपास यूनियन बैंक की शाखा में जो हमारा खाता है वहां से पैसे लेने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वो सीधा बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद उसने चेक में 20,000 रुपए की रकम भरता है, और 20,000 रुपए की रकम भरने के बाद उसने जाकर वहां अपने खाते पे जहां कैशियर होता है उसके पास जाकर दे देता है। कैशियर उसे चेक को देखता है, बार बार उस खाते को देखता है। खाता देखने के बाद कहता है कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है, यानी कि आपका खाता बिल्कुल जीरो बैलेंस पर है। जैसे ये बात सुनी जाती है वो किसान गुस्से में आ जाता है। कहता है कि कैशियर साहब, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? मेरे खाते में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि मेरे खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि आप बिल्कुल, आपको गलत फहमी है, आपके खाते में कोई भी पैसे नहीं है, आप बेकार की बातें कर रहे हो। कैशियर की और किसान की आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है। पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सोमवार की बहुत दिन था, क्योंकि सोमवार में अक्सर बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसी बात को देखते हुए कैशियर ने कहा कि आप लाइन से हट जाइए, आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो। बैंक में शोर शराबा शुरू हो जाता है, शोर ज्यादा होता है। बैंक का गार्ड आता है। गार्ड आने के बाद उस व्यक्ति यानी किसान सुरेश चंद यादव को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप खामखा शोर मचा रहे हैं, अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो जाकर आप बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। अब उस किसान को बार बार समझाया जा रहा था। किसान सीधा बैंक मैनेजर के पास जाता है। बैंक मैनेजर से जाकर कहता है कि साहब, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी 13 लाख रुपए की, और मेरे खाते में 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैंने अभी तक उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है, और आपका कैशियर मुझसे कहता है कि मेरे खाते में 1 भी रुपया नहीं है। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कहासुनी भी हो जाती है। बैंक मैनेजर से समझाता है, पानी पिलाता है किसान को, कहता है कि आराम से बैठो, मैं तुम्हारे खाते की देख रेख करता हूं, क्या है क्या नहीं, इसमें क्या परेशानी है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान के उस खाते की जांच पड़ताल की गई तो बैंक मैनेजर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो खाता है यूपीआई के माध्यम से लगभग इसमें 400 बार ट्रांजेक्शन की गई है, 6 खातों में रकम भेजी गई है। आपको यकीन नहीं होगा, कल ही 50,000 रुपए, यानी कि जो अभी 14 सितंबर 2025 बीता है, 50,000 रुपए तो कल ही गए हैं। ये बात सुनने के बाद वो किसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारा जो खाता है अलग अलग गेम की जो ऐप है उससे लिंक हो चुका है। इतना सुनने के बाद वो पिता इतना मायूस हो जाता है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। पूरा दिन इधर से उधर घूमता है। जब लगभग शाम हो जाती है तब परेशान हाल में वो घर आता है। 13 लाख रुपए की जमीन बेची थी, अब खाते में 1 रुपए नहीं है। वो मायूस था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। घर के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल है, और एक ही मोबाइल में एक ही सिम कार्ड रहता है, और उस सिम कार्ड से ये बैंक का जो खाता है वो भी जुड़ा हुआ था। वो मायूस होकर घर जाता है, अपनी पत्नी बिमला के सामने जाकर बैठ जाता है और जाकर कहता है कि बिमला, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, सर्वनाश हो चुका है। जो जमीन बेची की थी उसका तो एक भी पैसा खाते में नहीं है, आखिरकार पैसे कहां चले गए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बिमला ने यह जानने की कोशिश की कि उसका जो बेटा है यश, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है, जो कि
कक्षा 6 का एक छात्र है, विद्यार्थी है, उसके बारे में पता किया जाता है तो वो फिलहाल ट्यूशन पढ़ने के लिए गया है। अब ट्यूशन में ही खबर पहुंच जाती है कि तुम्हारे पापा थोड़े नाराज हो रहे हैं, बैंक में जो खाते में पैसे थे उसमें से अब एक भी रुपया नहीं है, आखिरकार कहाँ ये पैसे कहाँ गए। तो इसी बीच में ऐसा बताया जाता है कि ट्यूशन टीचर ने उस कक्षा 6 के छात्र से जब सवाल जवाब किया कि बेटा तुम्हारी तो कोई कारस्तानी नहीं है, ये बात सुनने के बाद यश कुमार यादव, जो कि 13 साल का एक बालक है, वो शांत रहता है। गुरुजी मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इतना करने के बाद वो सीधा घर जाता है। ट्यूशन पढ़ने के बाद घर जाने के बाद वो नीचे अपना बस्ता वगैरह जो बैग था, किताबें थी, उसे लेकर सीधा ऊपर वाले कमरे में जाता है और जाकर ये आवाज लगाते हुए कि मैं ऊपर वाले कमरे में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। बस इतना था, थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा था। अब घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि यश अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक इस घर के अंदर उन 13 लाख रुपए की चर्चा चल रही थी, कहां गए वो पैसे। बैंक भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा था कि जितनी थोड़ी भी बहुत जानकारी थी किसान को वो दे दी जाती है, बाकी पैसे कहां गए कैसे नहीं, इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। मां ने घर में कुछ बनाया था और एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है। गुनगुन गुनगुन से कहा जाता है कि बेटा भैया कहां पर है, तो गुनगुन कहती है कि मम्मी वो तो ऊपर अपनी छत पर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जाकर देखती हूं। गुनगुन जाती है और अपने भैया को बार बार आवाज लगा रही थी कि भैया भैया कहां हो तुम, इस तरह से आवाज लगा रही थी, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। उस छोटी सी बच्ची ने, 8 साल की बच्ची ने, जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यानी कि यश अब इस दुनिया में नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था उसने कुछ ना कुछ ऐसी गलती की है। शायद वो अपने पापा का सामना नहीं करना चाहता था, शायद वो अपनी मां का सामना नहीं करना चाहता था। लड़की ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, वो जितनी जोर से चीख सकती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में है नहीं, कुछ ना कुछ अनर्थ हो चुका है। जैसे ही वो रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाद नीचे तक आवाज पहुंचती है। मां और बाप दोनों दौड़ते हुए छत की तरफ जब आते हैं, ऊपर वाले कमरे में आकर देखते हैं। बेटे की इस हालत को देखने के बाद जैसे तैसे करके उस बच्चे को उतारा जाता है। उतारने के बाद सीधा यहां से सीएचसी लेके जाते हैं। वहां रो रहे थे, बिलख रहे थे। बताया जाता कि पास में ही किसी महिला की मौत के बाद 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। हड़कंप सा मच जाता है। लोग दौड़ते हुए पीछे पीछे सीएचसी पहुंचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़का अब बचा नहीं है, यानी कि मर चुका है। बस इतना सुनना था। मां और बाप के लिए तो पैरों तले जमीन खिसकने जैसी स्थिति थी, क्योंकि उनके पास ये इकलौता बेटा था। अब बेटा इस दुनिया में रहा नहीं। बस मां बार बार रो रो के चीख चीख कर कह रही थी कि मैं अपने बेटे को इतना समझाती थी, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या क्या हुआ। हमने तो उसे डांटा भी नहीं था, पैसे गए तो क्या गए, हमें कोई इस बात का अफसोस भी नहीं था, लेकिन अब बेटा कैसे वापस लौट के आएगा। अब घर वालों की बात मोहल्ले तक पहुंचती है, मोहल्ले की बात तहसील, तहसील की बात जिले तक पहुंचती है। अभी बात राजधानी में फैल जाती है कि एक 13 साल का बेटा जो कि कक्षा 6 में पढ़ता था, उसको करीब करीब 1.5 से 2 महीने पहले एक गेम होता है ऑनलाइन, फ्री फायर गेम, उसको खेलने की आदत लग जाती है। और वो ऐसा गेम खेलता है कि इस गेम खेलने में ये बताया जाता है कि कुछ शस्त्र खरीदने पड़ते हैं, हथियार खरीदने पड़ते हैं, और उन हथियारों को खरीदने के लिए ऑनलाइन ही पैसे दिए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। हालांकि इस बीच में उस लड़के ने भी ये मेहनत की कि 2,000 रुपए एक बार जीते, 10,000 रुपए एक बार जीते, 16,000 रुपए एक बार जीते, 40,000 रुपए की रकम एक बार जीते। यानी कि वो रकम जीता नहीं था, बल्कि उसको जितवाई जा रही थी, उसको आदत लगवाई जा रही थी। यही कारण था कि वो स्कूल से आता था, सबसे पहले बैग रखा, और बैग रखने के बाद उसने अपना मोबाइल लिया और लगातार उसमें गेम खेलना शुरू कर दिया। छोटी बहन भी मम्मी से जाकर ये शिकायत कर देती कि देखो मम्मी भैया मोबाइल चला रहे हैं। पापा से भी ये शिकायत करते थे, लेकिन माँ और बाप को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि जब से इस देश में कोरोना आया है तब से स्कूलों ने ऐसा एहसास करा दिया कि बिना मोबाइल के तो पढ़ाई होती नहीं है। लेकिन जब तक मोबाइल के लिए मना किया गया स्कूल वालों की तरफ से, तब तक बच्चों को भी आदत पड़ गई और माँ बाप को भी ऐसा लगने लगा कि उनके बच्चे अब मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। यश कुमार यादव तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन जैसे ये बात पुलिस वालों तक पहुंचती है, पुलिस वालों ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम के भेजने के बाद अब इस मामले की जब लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये चर्चाओं का विषय बन जाता है, पूरी राजधानी में चर्चा शुरू हो जाती है, हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर, हर जगह, हर घर में, कि एक बालक ने कुछ इस तरह से हरकत की है, इस तरह के साथ उसके साथ हुआ है। तो फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पता चलता है कि वो 13 साल का बालक दरअसल इंस्टाग्राम पर भी उसने अपने एक दोस्त बनाया हुआ था, जो कि बिहार का रहने वाला होता है, और जो खाते ये संचालित हो रहे थे, जिन खातों में 400 बार में ट्रांजैक्शन की गई थी 13 लाख रुपए की, दरअसल वो बिहार के खाते होते हैं। उन बिहार के खातों में एक खाता लड़की का भी होता है। पुलिस अभी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता निकाला जा सके कि आखिरकार इस बच्चे की मौत के पीछे का कारण क्या है। जब मोबाइल पुलिस ने हाथ में लिया तो पता चलता है कि मोबाइल तो किसी ने रिसेट कर दिया था।
अब ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे कि ये मोबाइल शायद किसी और के हाथों में चल रहा हो। जैसे ऑनलाइन कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन होती है कि मोबाइल भले ही आपके हाथ में है, लेकिन कोई ऐसे बटन दबा दिए जाते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज भेजा जाता है कि उसकी कमांड किसी और के हाथ में होती है, दूर बैठा होता है। शायद उसी ने ही इस मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा किया हो, या फिर बच्चे के हाथ से ऐसा इस्तेमाल कराया गया हो, या इंस्टाग्राम पर बने उस दोस्त ने उस लड़के के साथ ऐसा धोखा किया हो। ये जो भी है पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन उस बालक के मरने का पूरा लखनऊ ही नहीं, जहां जहां तक ये खबर फैल रही है, जहां जहां तक ये बात पहुंच रही है, सभी लोगों को बेहद अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और बार बार आपको बस यही बताना है कि आपका बच्चा अगर के उसके हाथ में मोबाइल रहता है, कुछ बच्चों की तो आदत बचपन से ऐसी डाली जाती है कि वो खाना खाएगा तो, चाय पिएगा तो, ये कुछ भी करेगा तो बिना मोबाइल के तो मुंह में कुछ जाता भी नहीं है। इसलिए बच्चों को कोई ऐसी आदत ना लगने दें जिसकी वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब हो। बच्चे को समझाने की कोशिश करें, बीच बीच में चेक करते रहें। अगर आपको उस बात की जानकारी नहीं है तो जिनको मोबाइल चलाना आता है उनसे उन्हें मोबाइल दिखाएं, उसकी हिस्ट्री चेक कराएं कि आखिरकार बालक मोबाइल पर करता क्या है, क्या नहीं करता है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, यश कुमार की तरह किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सैयद सलीम आजमी हैं, गुड्डू चौहान जो कि मोतिहारी से हैं, उड़ीसा से समीर सिंह राजपूत हैं, और अलीगढ़ से कृष्णा कुमार, करौली से शनि मीणा, मोहम्मद जासिम अंसारी गया से, अमरोहा से मोनिश हसन, मोहित कुमार, अंबेडकर नगर से अबरार पठान, संजीदा खातून, सचिन कुमार, पवन गुज्जर, अनिकेत यादव, दीपा राम नायक बीकानेर से, मनीष कुमार पटेल प्रयागराज से, गौरव कुमार बरेली से, अविनाश यादव, फरमान सैफी दिल्ली से, सुनील राजपूत, संजय सूद चंडीगढ़ से, चौधरी साबिर सिद्दीकी जम्मू कश्मीर से, नरेश शर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।